कहानी की शुरुआत होती है आसमान में उड़ते हुए एक छोटे से प्लेन से, जो हवा के थपेड़ों से बुरी तरह हिल रहा था। इस छोटे से कैबिन के अंदर सिर्फ 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक लिव नाम की लड़की थी। प्लेन के लगातार हिचकोले खाने की वजह से लिव की हालत खराब हो रही थी। दरअसल उसे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता था। उसके चेहरे पर फैली घबराहट को देखकर पास ही बैठा जॉन उससे बातचीत करने की कोशिश करता है और खुद ही एक ड्रिंक ऑफर करता है ताकि वह थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सके, लेकिन लिव सीधे मना कर देती है। माहौल का तनाव कम करने के लिए जॉन अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि वह एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। ये सुनते ही लिव थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है, तभी तुम्हारी लाइफ तो बड़ी मजेदार होगी, पूरे दिन बस तस्वीरें ही तो खींचनी होती हैं। उसकी बात सुनकर जॉन थोड़ा हंसता है और समझाता है कि दूर से हर किसी का काम आसान ही लगता है, लेकिन सच तो ये है कि एक परफेक्ट फोटो के लिए उसे कई कई दिन उन घने जंगलों में गुजारने पड़ते हैं जहां किसी नॉर्मल इंसान का 1 घंटा भी टिकना नामुमकिन हो जाए। इसके बाद जब जॉन उसके बारे में पूछता है तो लिव बताती है कि वह पेशे से एक लॉयर है और एक केस के सिलसिले में इनुविक जा रही है। हालांकि उसकी इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो आगे ही पता चलने वाला था। इसी बीच लिव की नजर कॉकपिट में बैठे जॉर्ज पर पड़ती है, जो जॉन का साथी और इस छोटे प्लेन का पायलट था। घबराकर लिव उससे पूछती है कि क्या वे प्लेन को थोड़ा और नीचे नहीं उड़ा सकते। इस पर जॉर्ज जवाब देता है कि अगर वे प्लेन को ज्यादा नीचे ले गए तो इनुविक पहुंचने के बजाय सीधे कहीं और ही पहुंच जाएंगे। लिव की हालत लगातार बिगड़ती देख जॉन तरस खाकर उसे कुछ चॉकलेट्स और पानी की बोतल थमाता है। शुरुआत में तो वह लेने से इनकार कर देती है, लेकिन तभी जॉन उसे आगाह करता है कि जिस जगह वे जा रहे हैं वहां पहुंचते पहुंचते सब कुछ बंद हो चुका होगा। ऐसे में वहां खाने की तलाश में दर दर भटकने से बेहतर है कि वह अभी अपना पेट भर ले। लिव बात मानकर सामान रख लेती है। जॉन फिर से उससे कुछ बात बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लिव सीधे कह देती है कि वह सोने जा रही है और उसे चुप करा देती है। जैसे ही लिव अपनी आंखें मूंदती है, उसका दिमाग उसे अतीत की यादों में खींच ले जाता है। उसे अपनी दोस्त रूथ की याद आती है, जिसने उसे एक पार्टी में इनवाइट किया था। लिव को ऐसी शोर शराबे वाली पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सिर्फ अपने काम से काम रखना जानती थी, लेकिन रूथ के बार बार दबाव बनाने पर वह बड़ी मुश्किल से उस पार्टी में पहुंची थी। पार्टी के दौरान रूथ उसे डैनी नाम के एक लड़के से मिलवाती है। लिव को तुरंत समझ आ जाता है कि रूथ असल में उन दोनों की सेटिंग कराने के चक्कर में है। वह वहां से निकलने ही वाली होती है, पर रूथ उसे अपनी कसम देकर वहीं रोक लेती है। ना चाहते हुए भी लिव को डैनी से बातें करनी पड़ती हैं, हालांकि वह उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। तभी अचानक प्लेन में एक जोरदार झटका लगता है और चारों तरफ की चीजें जोर जोर से हिलने लगती हैं। वह देखती है कि प्लेन में मौजूद दोनों लोग बेहद घबराए हुए हैं। जब लिव खिड़की से बाहर नजर दौड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। प्लेन तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिर रहा था। खतरे की घंटी बज चुकी थी। जॉन कॉकपिट की तरफ देखते हुए जॉर्ज पर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लिव बदहवास होकर पूछती है कि प्लेन इतना नीचे क्यों जा रहा है, आखिर गड़बड़ क्या हुई है। तभी जॉन चिल्लाकर बताता है कि प्लेन का सिग्नल पूरी तरह गायब हो चुका है और वे अपना कंट्रोल खो चुके हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ऐन मौके पर प्लेन का एक हिस्सा सीधे एक विशाल पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्लेन का एक विंग टूटकर अलग हो गया। अनबैलेंस होकर प्लेन बेकाबू रफ्तार से सीधा नीचे झील में जा गिरा और पानी के अंदर समा गया। अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ ही देर में जब लिव की आंख खुलती है तो पानी के अंदर का नजारा भयानक था। वह देखती है कि प्लेन के मलबे में एक लोहे की भारी रॉड जॉर्ज के पैर के आर पार हो चुकी है और वह वहीं फंसा हुआ है। दूसरी तरफ जॉन का बेल्ट खुला हुआ था, लेकिन तैरना न आने की वजह से वह पानी में बेबस होकर डूब रहा था। लिव तुरंत मदद के लिए जॉर्ज की तरफ लपकती है और पानी के अंदर ही उसके बेल्ट का लॉक खोलने की पागलों की तरह कोशिश करने लगती है, लेकिन इसी आपाधापी में डूबता हुआ जॉन किसी तरह प्लेन का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही पानी का प्रचंड सैलाब कैबिन के अंदर भर जाता है। लिव पूरी ताकत लगाकर जॉर्ज को छुड़ाने में जुटी रहती है, पर बदकिस्मती से बेल्ट नहीं खुलती और जॉर्ज दम तोड़ देता है। पानी से फेफड़े फटने वाले थे। तभी ऐन मौके पर लिव पानी के बहाव के साथ खुद को ऊपर धकेलती है और झील की सतह पर आकर एक गहरी सांस लेती है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर पास ही छटपटाते जॉन पर पड़ती है, जो डूबने की कगार पर था। लिव तुरंत तैरकर उसके पास पहुंचती है, पर घबराहट से बदहवास जॉन खुद को बचाने के चक्कर में लिव को ही पानी के नीचे दबाने लगता है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाती है और चिल्लाकर उसे पानी में सरवाइव करना सिखाती है। अपने पैर चलाओ, अपने पैरों का इस्तेमाल करो। उसकी हिदायत पर पैर चलाते चलाते जॉन धीरे धीरे तैरकर किनारे पर आ जाता है, लेकिन किनारे पहुंचते ही जॉन की हालत बिगड़ने लगती है। उसके पेट में बहुत सारा पानी भर चुका था। लिव उसे हौसला देती है, तभी दर्द के मारे जॉन की चीख निकल जाती है। दरअसल उसके पैर में एक बहुत गहरा और भयानक जख्म हो चुका था, जिससे लगातार खून बह रहा था। यह देखकर लिव के हाथ पांव फूल जाते
जाते हैं। होश में आते ही जॉन कराहते हुए लिव से कहता है कि जख्म पर कसकर कोई कपड़ा बांध दे ताकि खून का रिसाव रुक सके। लिव बिना एक पल गंवाए अपने पास मौजूद कपड़े को उसकी टांग पर पूरी ताकत से बांध देती है, लेकिन अत्यधिक दर्द और खून बहने की वजह से जॉन दोबारा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। लिव को डर सताने लगता है कि कहीं जॉन ने दम तो नहीं तोड़ दिया। वह तुरंत उसके सीने पर कान लगाकर दिल की धड़कन सुनती है और जब हल्की सी धड़कन महसूस होती है तब जाकर उसकी जान में जान आती है। तभी लिव को अपने मोबाइल फोन का ख्याल आता है। वह झटपट जेब से फोन निकालकर आपातकालीन नंबर 911 डायल करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से यह अलास्का के बेहद घने और खतरनाक जंगलों का इलाका था जहां दूर दूर तक कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं था। प्लेन के साथ ही सारा फर्स्ट एड और राशन का सामान भी पानी की गहराइयों में डूब चुका था। अब उसके पास सर्वाइवल का कोई जरिया नहीं था। वह तुरंत जॉन की जेब टटोलती है जहां से उसे एक लाइटर और जॉन का मोबाइल फोन मिलता है, लेकिन अफसोस उस फोन में भी नो नेटवर्क ही दिखा रहा था। सूरज ढलने को था और लिव की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। कुछ ही देर में चारों तरफ घना अंधेरा छाने वाला था और जॉन की हालत ऐसी नहीं थी कि वह एक कदम भी चल सके। सिग्नल की तलाश में लिव बिना सोचे समझे एक ऊंची पहाड़ी की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है और पहली बार उस अनजान खौफनाक जंगल के अंदर कदम रखती है। जंगल इतना घना था कि बड़े बड़े पेड़ों की वजह से सूरज की एक किरण भी नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जब वह आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंचती है तो दोनों फोन निकालकर बार बार आसमान की तरफ उठाती है, पर सब बेकार। नेटवर्क का एक कांटा तक नहीं आता। वहां से जब वह नीचे देखती है तो चारों तरफ अनंत तक फैला वीरान और खामोश जंगल दिखाई देता है। ये नजारा देखते ही उसकी रही सही उम्मीद भी पूरी तरह टूट जाती है। खौफ के मारे वह वहीं खड़े होकर पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाने लगती है, अरे यहाँ कोई है? पर उस सुनसान इलाके में उसकी आवाज का जवाब देने वाला कोई नहीं था। थक हार कर लिव वापस नीचे जॉन के पास लौट आती है। ठंड धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी थी। लिव सूखी लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा करके लाइटर से आग जलाने का प्रयास करती है, लेकिन पानी में डूबने की वजह से लाइटर के अंदर पानी भर चुका था और उसमें से चिंगारी तक नहीं निकलती। आग न जलने की निराशा और गुस्से में लिव इतनी इरिटेट हो जाती है कि चीखते हुए खुद को ही चोट पहुंचाने लगती है। अबे साला तू जलता क्यों नहीं है बे? पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि पैनिक होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बर्फीली हवाएं तेज होती जा रही थीं। वह फौरन जंगल के किनारे जाकर चौड़ी और मोटी पत्तियां तोड़ लाती है ताकि रात की जानलेवा ठंड से खुद को ढका जा सके। लिव जॉन के करीब ही पत्तियों में सिमट कर सोने की कोशिश करती है और काफी देर बाद उसे हल्की सी नींद आती है। अगली सुबह होते ही लिव सबसे पहले जॉन की नब्ज चेक करती है। वह अभी भी बेहोश था पर जिंदा था। इसके बाद वह पास में पड़े एक सूखे पेड़ के तने पर पत्थर से एक लाइन खुरच देती है ताकि उसे याद रहे कि इस नरक में उसका एक दिन बीत चुका है। तभी उसे जॉन के शरीर में थोड़ी हलचल महसूस होती है। लिव तुरंत उसके पास दौड़कर जाती है। जॉन दर्द से तड़प रहा था और अपने पेट की तरफ इशारा कर रहा था। लिव जैसे ही उसकी शर्ट ऊपर उठाती है उसके होश उड़ जाते हैं। जॉन के पेट में एक गहरा घाव बन चुका था जिसमें इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था और उसके पैर का जख्म सड़कर काला पड़ने लगा था। लिव उसका हाथ थाम कर हौसला बंधाते हुए कहती है, घबराओ मत जॉन, तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारी फोटोग्राफी कंपनी की रेस्क्यू टीम जरूर आती होगी। इतना बड़ा फोटोग्राफर गायब होगा तो वे चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन तभी जॉन एक ऐसी सच्चाई बयां करता है जो लिव के पैरों तले जमीन खिसका देती है। दम घुटते हुए जॉन कराह कर कहता है, मुझसे गलती हो गई लिव, मैं किसी नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम नहीं करता, मैं तो बस एक मामूली सा इंसान हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे माफ कर देना। ये बोलते ही जॉन की आंखें पत्थरा जाती हैं और वह लिव के हाथों में ही हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। जॉन की मौत के साथ ही लिव का बचा कुचा हौसला भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अभी तक कम से कम उसके पास एक इंसान का साथ था, लेकिन अब इस असीम खौफनाक जंगल के बीच वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। तभी उसकी नजर झील के ठंडे पानी पर पड़ती है जहां एक फोटो तैर रही थी। जब लिव उसे उठाकर ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वह किसी चीज की एक्सरे रिपोर्ट थी। उस फोटो को देखते ही लिव का दिल भर आता है और वह अंदर तक इमोशनल हो जाती है। आखिर इस एक्सरे में ऐसा क्या राज छुपा था? लिव को फिर से उसी झील के किनारे बदहवास खड़े देखते हैं। उसका दिमाग अतीत के गलियारों में भटक रहा था। कभी कुछ अच्छी यादें तो कभी भयानक कड़वे लम्हे उसके सामने तैर रहे थे, लेकिन अब उन यादों के सिवा वहां उसका अपना कोई नहीं बचा था, क्योंकि जॉन तो कब का दम तोड़ चुका था। लिव शून्य में निहारते हुए सोच रही थी कि आखिर इस जंगल से निकलने के लिए आगे क्या करे। तभी अचानक उसके कानों में डैनी की आवाज गूंजती है, जो जैसे उससे कह रहा हो, यहाँ बेबस खड़े रहने से कुछ नहीं होगा लिव, तुम्हें उस डूबे हुए प्लेन तक जाना ही होगा। लिव को भी यह बात अच्छी तरह पता थी कि अपनी जान बचाने का इकलौता जरिया वही प्लेन
प्लेन है। वहीं पर उनके सर्वाइवल का बाकी सामान था और सबसे अहम चीज रेडियो सेट, जिसकी मदद से वह बाहर की दुनिया को सिग्नल भेजकर किसी को भी मदद के लिए बुला सकती थी। बिना वक्त गंवाए वह पानी में उतरने की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही उसका पहला पैर झील के बर्फीले पानी को छूता है वह झटके से पीछे हट जाती है। पानी इतना खौफनाक हद तक ठंडा था कि सीधे तैर कर जाना जानलेवा साबित हो सकता था और उसे पल भर में हाइपोथर्मिया हो जाता। इसलिए लिव एक लकड़ी की राफ्ट बनाने का फैसला करती है ताकि उसके सहारे वह बिना भीगे प्लेन तक पहुंच सके। सबसे पहले वह आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती है और उन्हें जॉन की बेल्ट से कसने की कोशिश करती है, लेकिन बेल्ट छोटी पड़ जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसने जॉन के जख्मी पैर पर एक कपड़ा बांधा था। वह दौड़कर जॉन की लाश के पास जाती है और उस कपड़े को खोल लाती है, लेकिन बदकिस्मती से लकड़ियों का ढांचा फिर भी ढीला रह जाता है। जैसे ही वह राफ्ट को आजमाने के लिए पानी में उतारती है वह तुरंत बिखर जाती है। उसे लकड़ियां बांधने के लिए किसी लंबी और बेहद मजबूत चीज की जरूरत थी, पर अब घना अंधेरा छाने लगा था, इसलिए उसे यह काम अगले दिन पर टालना पड़ा। रात के सन्नाटे में लिव को फिर से अतीत की झलकियां घेर लेती हैं। वह देखती है कि कैसे एक वक्त था जब वह और डैनी एक साथ रोमांटिक डिनर कर रहे थे। उनके बीच सब कुछ बेहद खूबसूरत और सही चल रहा था। उन्होंने वह पूरी रात एक साथ गुजारी थी, लेकिन उस हसीन रात के अगले ही दिन से लिव के बर्ताव में अचानक एक अजीब सा खिंचाव आ गया था, मानो उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। डैनी बार बार उससे पूछता रहा कि आखिर बात क्या है, लेकिन लिव ने एक भी सवाल का जवाब तक नहीं दिया और चुपचाप अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही लिव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता की तबीयत बेहद नाजुक है और उनका अंतिम समय करीब आ चुका है। वह बिलखते हुए अपने पापा के पास बैठती है। उसके पिता उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर कहते हैं, बेटी, तुम्हें जिंदगी में बहुत बड़ा नाम कमाना है और मुझसे वादा करो कि तुम कभी इस छोटे से होम टाउन वापस लौट कर नहीं आओगी। यह आखिरी वादा लेते ही उसके पिता अपनी अंतिम सांस लेते हैं और हमेशा के लिए आंखें मूंद लेते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। सुबह की पहली किरण के साथ लिव एक बार फिर झील के किनारे खड़ी थी। राफ्ट बनाने का प्लान फेल हो चुका था, लेकिन प्लेन तक पहुंचना जरूरी था। झील के दूसरे छोर पर डूबे प्लेन तक तैर कर जाना किसी नरक से कम नहीं था। आखिरकार गहरी सांस भरकर वह पानी के अंदर डुबकी लगाती है और किसी तरह डूबे हुए प्लेन के मलबे तक पहुंचती है। सबसे पहले वह पानी के नीचे से अपना और जॉन का बैग ढूंढकर ऊपर किनारे पर लाती है ताकि शायद उसमें कोई काम की चीज मिल जाए। बैग्स को सुरक्षित रखकर वह दोबारा गहराई में डुबकी लगाती है, इस बार रेडियो सेट निकालने के लिए। लेकिन रेडियो को बाहर निकालना आसान नहीं था। वह प्लेन के डैशबोर्ड से काफी मजबूती से अटैच था। तभी पानी के अंदर उसकी नजर पायलट जॉर्ज की लाश पर पड़ती है। यह भयानक और खौफनाक नजारा देखते ही लिव की रूह कांप जाती है। डर के मारे उसकी सांस फूलने लगती है और वह रेडियो को वहीं छोड़कर बदहवास हालत में पानी की सतह पर ऊपर भाग आती है। पर असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। जमा देने वाले ठंडे पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से लिव को हाइपोथर्मिया का अटैक आने लगता है। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं और वह किनारे के पास ही पानी में बेहोश होकर तैरने लगती है। बेहोशी के उस अंधेरे में उसे अपने पापा की मौत वाली वही खौफनाक रात याद आती है। पिता को खोने के गम में उस रात लिव ने इस कदर बेतहाशा शराब पी ली थी कि उसे रत्ती भर होश नहीं था। नशे की धुत में जलती हुई सिगरेट उसके हाथ से छूटकर सीधे बिस्तर पर गिर गई थी। धीरे धीरे पूरे कमरे में आग फैलने लगी। देखते ही देखते लपटें इतनी विकराल हो गईं कि पड़ोसियों को तुरंत फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा। फायर फाइटर्स ने दरवाजा तोड़कर अचेत पड़ी लिव को किसी तरह लपटों के बीच से बाहर निकाला। अचानक लिव की आंखें प्रेजेंट में खुलती हैं। धुंधली नजरों से वह अपने सामने एक विशाल खौफनाक भालू को खड़ा देखती है। भालू सूंघते हुए उसकी बची कुची आखिरी चॉकलेट उठाकर गटक जाता है। चॉकलेट खत्म करने के बाद वह विशाल भालू सीधे जॉन की लाश की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर लिव की चीख निकल जाती है। वह पानी में खड़े होकर जोर जोर से हाथ पांव मारती है और चिल्लाने लगती है ताकि भालू डर कर भाग जाए। भालू कुछ देर तक घूरता रहता है और फिर भारी कदमों से जंगल की तरफ चला जाता है। लिव काफी देर तक पानी में ही सहमी खड़ी रहती है कि कहीं वह खूंखार जानवर वापस न आ जाए। जब पूरा यकीन हो जाता है तब वह रेंगते हुए किनारे पर आती है। उसकी निराशा का ठिकाना नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसके पास सिर्फ वही एक चॉकलेट बची थी जो अब भालू का पेट भर चुकी थी। थक हार कर वह पानी से निकाले गए बैग्स को खोलती है। अपने बैग में उसे एक लैपटॉप मिलता है जो पानी में डूबकर पूरी तरह कबाड़ हो चुका था। साथ ही चार्जर, कुछ मेकअप किट, कुछ पुराने खत और एक फोटो। वह उस फोटो को संभाल कर अपनी जेब में रख लेती है। जब अपने बैग से कोई उम्मीद नहीं दिखती तो वह जॉन और जॉर्ज का बैग खोलती है, पर बैग की चेन खोलते ही लिव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा बैग गांजे के पैकेट्स और गड्डियों के ढेर से भरा पड़ा था। तभी लिव को पूरा खेल समझ आता है कि जॉन कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं था, बल्कि वे दोनों ड्रग डीलर्स थे जो यह माल
फिलहाल इनूविक में सप्लाई करने जा रहे थे। उस गांजे को देखकर लिव के दिमाग में फिर से हॉस्पिटल के कमरे का सीन कौंधता है। आग हादसे के बाद जब लिव की आंख खुली थी तो नर्स ने आकर कहा था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो लिव, इतना जहरीला धुआं निकलने के बाद भी तुम्हारी जान बच गई। तब लिव ने फीकी मुस्कान के साथ कहा था, हर हादसा सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं होता। यानी उस रात नशे में सिगरेट गिरना कोई हादसा नहीं, बल्कि लिव की खुदकुशी करने की एक नाकाम कोशिश थी। पर आखिर ऐसी कौन सी कड़वी सच्चाई थी जिसने लिव को अपनी ही जान लेने पर मजबूर कर दिया था? फिलहाल इस खौफनाक जंगल में जिंदा रहने के लिए लिव को कुछ न कुछ तो करना ही था। सबसे पहले वह जॉन की लाश को घसीटकर जंगल के बीच ले जाती है और गड्ढा खोदकर उसे दफना देती है। निशानी के तौर पर वह जॉन की कलाई घड़ी को वहीं रख देती है। उसने यह काम पहले कर दिया होता तो शायद उसकी इकलौती चॉकलेट बच जाती। अब लिव को रात की कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए आग जलाने का ख्याल आता है। अपनी दिमागी चतुराई दिखाते हुए वह एक देसी जुगाड़ निकालती है। वह अपने चश्मे के लेंस को सूरज की किरणों के सामने इस तरह सेट करती है कि उसकी तेज रोशनी सीधे नोटों की गड्डी पर पड़े। कागज के वे महंगे नोट धीरे धीरे सुलगने लगते हैं और देखते ही देखते उनमें आग पकड़ लेती है। जिंदगी में पहली बार लिव को पैसों का सही इस्तेमाल देखकर खुशी महसूस होती है। वह तुरंत ढेर सारी सूखी लकड़ियां उस आग पर डाल देती है और एक विशाल अलाव जल उठता है। लिव खुशी के मारे पागलों की तरह नाचने कूदने लगती है। कुछ ही देर में घना अंधेरा छा जाता है। लिव आग के सामने बैठी गर्मी ले रही थी, तभी उसे सैम की डरावनी आवाज सुनाई देती है जो जैसे उसके दिमाग में गूंज रही थी, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है लिव, ये आग सिर्फ तुम्हें गर्मी दे सकती है, तुम्हारा पेट नहीं भर सकती। खाना और पानी कहाँ से लाओगी? इस वीरान जंगल में तुम अकेले सिर्फ 3 या 4 दिन ही खींच पाओगी, उसके बाद क्या? सैम की यह बात सीधे लिव के दिल में तीर की तरह चुभती है। अपने अकेलेपन और आने वाली मौत के खौफ से टूटकर लिव आग के सामने घुटनों में सिर छिपाकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। उसे अपने मरे हुए पापा की याद सताने लगती है। लिव के पास ठंड से बचने के लिए आग तो थी, लेकिन पेट भरने के लिए एक तिनका भी नहीं था। हालांकि उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि पास ही बहती हुई झील का पानी लगातार फ्लो कर रहा था, जिसका साफ मतलब था कि पानी पीने लायक और ताजा था। लेकिन लिव सीधे झील से पानी पीने से डर रही थी, कहीं किसी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन की वजह से वह बीमार न पड़ जाए। इसलिए वह आसपास किसी ऐसे बर्तन या चीज की तलाश शुरू कर देती है जिसमें पानी को उबालकर साफ किया जा सके। इसी दौरान कहानी हमें लिव के बचपन के अतीत में ले जाती है। नन्ही लिव अपने छोटे से घर में खेल रही थी। उसकी माँ एक आर्टिस्ट थी, लेकिन उसके माता पिता के बीच के रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे थे। उसके पिता बेहद गुस्सैल स्वभाव के थे और उसकी माँ अपनी कला में खोए रहने के कारण परिवार को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। वे दोनों अपनी बच्ची लिव से बेहद प्यार करते थे, पर उस उम्र में छोटी सी लिव ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके माँ बाप के हंसते खेलते रिश्ते के पीछे आखिर कौन सी दरार आ चुकी थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। लिव देखती रहती थी कि उसकी माँ बहुत परेशान रहने लगी थी और पूरी पूरी रात रोती रहती थी। लेकिन फिर एक दिन हद ही हो गई। जब लिव सो रही थी तब उसकी माँ दबे पांव उसके पास आई और रोते हुए बोली, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी कुछ मजबूरियां हैं। अपना और अपने पापा का ध्यान रखना, और हाँ, बड़े होकर एक अच्छी लॉयर बनना ताकि तुम अपने और दूसरों के हक के लिए लड़ सको। ये कहकर वह हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। अगले दिन पिता ने उन्हें ढूंढने की हर संभव कोशिश की, पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पिता ने अपनी बेटी को अकेले ही पालना शुरू कर दिया। हालांकि बाप बेटी में भी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, पर उसके पिता दिल के बहुत साफ इंसान थे और हर बात को प्यार से संभाल लेते थे। फिर भी माँ के इस तरह अचानक छोड़कर चले जाने से लिव के मन में एक गहरा डर बैठ गया था। ऐसा डर कि वह कभी किसी के करीब नहीं जा पाती थी। यही वजह थी कि बचपन से लेकर आज तक उसके बहुत कम दोस्त बने थे, और आज किस्मत का खेल देखिए, वह सचमुच इस विशाल जंगल में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। लिव भटकते भटकते जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था। मलबे में उसे टीन का एक बहता टुकड़ा मिलता है। उसे देखते ही लिव के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इसे गर्म करके एक वाटर प्यूरिफायर की तरह इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले वह झील से पानी भरती है और फिर जॉन के बैग से मिले कागजी नोटों को जलाकर आग सुलगाती है। टीन के टुकड़े को मोड़कर वह एक बर्तन का शेप देती है। आग जलाने के बाद यह दूसरा ऐसा काम था जो लिव ने अपनी समझदारी से एकदम परफेक्ट किया था। इसके बाद वह उस साफ पानी को जॉन के बैग से मिली बोतल में भरकर पी लेती है। लेकिन सिर्फ पानी से तो पेट नहीं भरने वाला था, उसे खाने के लिए भी कुछ चाहिए था। पर अभी उसके पास रैपर पर लगी थोड़ी सी चॉकलेट के सिवा कुछ नहीं था, इसलिए वह बेबसी में उसी रैपर को चाटने लगती है। आग न बुझे इसलिए वह एक एक करके पैसे उसमें डालती रहती है। तभी अचानक उसे अपने पीछे जॉन का साया दिखाई देता है। वह साया लिव से कहता है, तुम्हें क्या लगता है जिन पैसों को जलाकर तुम पानी साफ कर रही हो, क्या वे तुम्हारे हैं? जिनके भी ये पैसे हैं वे इन्हें वसूलने जरूर आएंगे, ये बात याद रखना। पर लिव उसकी बातों को अनसुना कर देती है, क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ उसका वहम है और मरे हुए लोग बातें नहीं करते। इसलिए वह सीधे झील में उतर
उतरकर नंगे हाथों से मछलियां पकड़ने की कोशिश करने लगती है। जब हाथ से मछली पकड़ना नामुमकिन साबित होता है तो वह एक नुकीली लकड़ी से शिकार करने का प्रयास करती है। इसी बीच उसके बचपन का एक और मंजर सामने आता है। वह और उसके पिता साथ बैठे थे। तभी नन्ही लिव पूछती है, पापा अगर मैं भी माँ की तरह आपको छोड़कर चली गई तो? इस पर उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लिव और डैनी को आपस में बहस करते देखते हैं। डैनी चाहता था कि वे दोनों एक साथ रहें, पर लिव इसके लिए तैयार नहीं थी और यहीं पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। दरअसल लिव प्रेग्नेंट थी और डैनी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। नर्स ने उसे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीजें खाने से सख्त मना किया था, जिनमें सबसे पहले नंबर पर थी मछली, जो वह अभी पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और दूसरा साफ सुथरा पानी। वही एक्सरे फोटो जो उसे झील किनारे मिली थी वह असल में उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी, जिसे उसने संभाल कर रखा हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि कहानी में बार बार ये पास्ट के फ्लैशबैक्स क्यों आ रहे हैं? दरअसल इन यादों के पीछे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है जो आगे जाकर खुलेगा। ये उस वक्त की बात है जब लिव के पिता की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी, पर लिव अपने काम में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं देती थी। एक दिन उसकी दोस्त ने आकर बताया कि उसके पिता बिस्तर से नीचे गिर गए हैं, पर उस वक्त भी लिव अपने काम को तरजीह दे रही थी। इस पर उसकी दोस्त बहुत नाराज होती है कि ऐसी हालत में उसे अपने पिता के पास होना चाहिए, पर लिव का कड़वा जवाब था, मैं जब भी उनके पास जाती हूँ वे सो रहे होते हैं, इससे मेरा टाइम वेस्ट होता है और अब हम दोनों के पास बात करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। कहानी फिर से प्रेजेंट के जंगल में लौटती है। लिव भूख से बेहाल होकर भटक रही थी। तभी उसकी नजर झाड़ियों में लगी अलग अलग किस्म की बेरीज पर पड़ती है। वह तुरंत उन्हें तोड़ लेती है और 3 अलग अलग बेरीज को अपनी हथेली पर रख लेती है, पर उसके मन में एक भयानक डर सता रहा था कि अगर इनमें से कोई एक भी जहरीली हुई तो उसका खेल यहीं खत्म हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में सैम की आवाज गूंजती है जो उसे वहीं चेतावनी देती है, पर लिव के पास कोई चारा नहीं था। वह आंखें मूंद कर तीनों बेरीज खा लेती है और लेट जाती है। कुछ ही देर में लिव पूरी तरह बेहोश हो जाती है। दरअसल जो 3 बेरीज उसने खाई थी उनमें से एक हल्की जहरीली थी, इतनी जहरीली नहीं कि जान ले ले, पर इतनी जरूर थी कि उसे बेहोश कर दे। बेहोशी के उस सपने में वह देखती है कि एक जंगली भालू जाकर एक खास किस्म की बेरीज खा रहा है, यानी वे बेरीज इंसानों के खाने लायक और सुरक्षित थीं। जैसे ही लिव की आंख खुलती है वह दौड़कर सीधे उसी बेरीज के पौधे के पास पहुंचती है और पेट भरकर बेरीज खाने के साथ साथ ढेर सारी बेरीज अपने पास स्टोर भी कर लेती है कि तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश लिव के लिए एक वरदान भी थी, क्योंकि उसने तुरंत जॉन के बैग से निकली खाली बॉटल्स को बाहर रख दिया और आसमान से गिरते हुए एकदम साफ पानी को इकट्ठा कर लिया। जब तक बारिश होती रही लिव एक विशाल पेड़ के तने से टिक कर बैठी रही। तभी उसकी यादों में पास्ट का एक और पन्ना खुलता है। वह अपने पिता की अलमीरा साफ कर रही थी। तभी उसे वहाँ कुछ पुराने लेटर्स मिलते हैं। ये वे लेटर्स थे जो उसकी माँ ने इतने सालों में अपनी बेटी लिव के लिए भेजे थे, लेकिन उसके पिता ने ये लेटर्स लिव से छुपा कर रखे थे और कभी इनके बारे में नहीं बताया था। लेटर के लिफाफे पर उसकी माँ का नया पता लिखा हुआ था, जिसे गूगल पर सर्च करने पर पता चलता है कि वह जगह इनुविक है। तभी लिव उस छोटे प्लेन से अपनी माँ से मिलने इनुविक जा रही थी। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। रात में सोते सोते अचानक लिव की आंख खुल जाती है। वह तुरंत उठकर उसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाती है जहाँ वह पहले गई थी। वहाँ से जब वह नीचे घने जंगल की तरफ देखती है तो दूर सन्नाटे में उसे एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। उसे देखकर जॉन का साया कहता है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव या शहर हो। लिव उम्मीद से भरकर कहती है, अगर ऐसा है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। पहाड़ी से दूर दिखी इस रोशनी से लिव को जंगल से बाहर निकलने की एक किरण नजर आ रही थी। पिछली रात की भयंकर बारिश के बाद जब सुबह लिव सोकर उठती है तो सबसे पहले बची हुई बेरीज खाकर अपना पेट भरती है, लेकिन जैसे ही वह कदम आगे बढ़ाने वाली होती है उसे एहसास होता है कि उसे रास्ते की सही दिशा तो पता ही नहीं है। बिना दिशा के आगे बढ़ने का मतलब था जंगल में गोल गोल घूम कर भटक जाना। तभी उसके दिमाग में बचपन की एक बात कौंधती है, जब उसकी माँ कार को बहुत तेज रफ्तार में चलाकर उसे स्कूल छोड़ने गई थी। उस दिन स्कूल की साइंस क्लास में सिखाया गया था कि एक लोहे की पिन से घर पर कंपास कैसे बनाया जाता है। लिव तुरंत अपने बैग की तलाशी लेती है और उसे एक सेफ्टी पिन मिल भी जाती है। वह झटपट उस पिन को पानी से भरे जार में तैरने के लिए डालती है, पर पिन टस से मस नहीं होती। दरअसल वह एक मामूली पिन थी। जब तक उसमें मैग्नेटिक एनर्जी पैदा न की जाए तब तक वह पानी में कंपास की तरह घूमकर दिशा नहीं बता सकती थी। अब लिव किसी मैग्नेट की तलाश में जुट जाती है। तभी उसके दिमाग में जॉन की कलाई घड़ी का ख्याल आता है। घड़ी के अंदरूनी पुर्जों में छोटा मैग्नेट जरूर हो सकता था। वह बिना वक्त गंवाए सीधे जॉन की कब्र के पास पहुंचती है। घड़ी निकाल लेती है। लिव पत्थर से मारकर घड़ी को तोड़ती है और खुशकिस्मती से उसके अंदर से एक छोटा सा मैग्नेट निकल आता है। वह सेफ्टी पिन को उस मैग्नेट पर बार बार घिसती है ताकि उसमें चुंबकीय ऊर्जा आ जाए। इसके बाद जैसे ही वह पिन को जार के तैरते हुए ढक्कन पर रखती है, सुई
सुई तुरंत उत्तर दिशा की तरफ घूमकर रुक जाती है। लिव का देसी कंपास काम कर रहा था। वह उस जार को संभाल कर अपने हाथ में थामती है और एक पेड़ के तने पर कुरेद कर लिख दिया, लिव वॉज देयर, ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम आए तो उसे पता चले कि लिव जिंदा थी, और रोशनी वाली दिशा की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। लिव जंगल के खौफनाक रास्तों पर आगे बढ़ते हुए पेड़ों पर लाल कपड़े बांधती जा रही थी ताकि रास्ता न भूले, पर यह लाल रंग उसे बार बार डैनी की याद दिला रहा था। भूख मिटाने के लिए उसने कुछ और जंगली बेरीज तोड़ी। अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही लिव को बचपन का वह मनहूस दिन याद आया, जब वह स्कूल के बाहर भीगते हुए अपनी माँ का इंतजार कर रही थी, पर माँ उसे लेने नहीं आई थी। इस दर्दनाक याद ने लिव को भीतर से तोड़ दिया। बारिश रुकते ही जब उसने जमीन पर किसी के ताजा पैरों के निशान देखे तो उसके होश उड़ गए। तभी पीछे से जॉन का साया आया और बोला, डरो मत, ये तुम्हारे ही पैरों के निशान हैं। तुम गोल गोल घूम रही हो। भूख और हाइपोथर्मिया की वजह से लिव को अब हकीकत और वहम में फर्क समझ नहीं आ रहा था। थकान के मारे बैग भारी लगने लगा तो लिव ने अपना सामान फेंकना शुरू कर दिया। बरसों पुराना लैपटॉप फेंकते ही उसे डैनी के साथ बिताई कैफे की वह हसीन रात याद आ गई। इसके बाद जब फोन फेंकने की बारी आई तो उसने अपनी माँ को एक इमेजिनरी कॉल लगाया और दिल का सारा गुब्बार निकाल दिया। पापा ने आपके लेटर्स मुझे कभी नहीं दिए। मैं माँ बनने वाली हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ। तभी लिव ने देखा कि उसकी देसी कंपास सुई का मैग्नेट खत्म हो चुका था। जॉन का साया उसे लगातार नीचा दिखा रहा था और भालू का डर दिला रहा था। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। डर के मारे लिव एक पेड़ पर चढ़ने लगी, पर टहनी टूट गई और वह नीचे लटक गई। पर झाड़ियों से भालू नहीं बल्कि एक छोटा सा रैकून बाहर निकला, जिस पर लिव खुद अपनी बेवकूफी पर हंस पड़ी। तभी हवा में एक प्लेन की गड़गड़ाहट गूंजी। लिव पागलों की तरह भागने लगी और अपने चश्मे के लेंस से धूप का रिफ्लेक्शन बनाकर प्लेन को सिग्नल देने की कोशिश करने लगी, पर बदकिस्मती से उसका पैर फिसला और वह सीधे एक भयानक गहरी खाई में जा गिरी। ऊपर से एक भारी भरकम चट्टान आ गिरी और लिव बेहोश हो गई। होश आते ही लिव ने देखा कि उसके सिर पर गहरा जख्म था और खून बह रहा था। उसने तुरंत कपड़े से सिर कसकर बांधा। खाई में फंसी लिव को अपनी माँ का साया दिखाई दिया, जो उससे बोली, तुम मेरे बिना अकेली हो, यहाँ आने में कितना टाइम लगाओगी? भूख से तड़पती लिव का दिमाग बुरी तरह हेलुसिनेट करने लगा। उसे लगा कि वह अपने ऑफिस में टेबल के नीचे छिपी है, जहाँ डैनी उसे ढूंढ रहा है। वह ऑफिस में खाना ढूंढती है, पर हर तरफ वही चॉकलेट का रैपर मिलता है। कभी वह खुद को बचपन के घर में देखती है, जहाँ बीमार पिता खाना ढूंढ रहे हैं और वह टूथपेस्ट खाकर पेट भर रही है। कभी उसे पिता से हुई पुरानी लड़ाई याद आती है। तभी उसकी माँ का साया उसके हाथ में जॉन के बैग से मिली नशे की जहरीली गोलियां रखकर बोला, तुम बाहर निकलकर भी क्या करोगी? ये गोलियां खा लो और खेल खत्म करो। पर लिव चीख उठी, मैं आपकी तरह बुजदिल नहीं हूँ जो मुसीबतों से भाग जाऊं। मुझे जीना है। और एक नुकीले पत्थर से अपने ऊपर गिरी चट्टान को तोड़ना शुरू कर दिया। पत्थर तोड़ते तोड़ते उसे डैड के आखिरी पल, उनकी मौत, डैनी से हुई बहस और कोर्ट हियरिंग के सारे दृश्य कौंध गए। अपनी पूरी ताकत लगाकर लिव ने चट्टान हटाई और गुफा की छत से आ रही रोशनी की तरफ रेंगते हुए एक संकरे रास्ते से बाहर निकल आई। पर बाहर आते ही उसके पैर तले जमीन खिसक गई। सामने कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक सीधी खड़ी खौफनाक चट्टान थी। या तो वह छलांग लगाती या वापस गुफा में जाती। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगी, उसका पैर फिसला और वह सैकड़ों फीट नीचे खाई में जा गिरी। किस्मत से गिरते वक्त पेड़ पौधों की टहनियों ने उसकी रफ्तार धीमा कर दी, जिससे उसकी जान तो बच गई, पर चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और एक पैर की हड्डी बुरी तरह टूटकर अलग हो गई। दर्द से कराहती लिव का बैग भी ऊपर ही छूट गया था। टूटे पैर के साथ खड़ा होना नामुमकिन था। तभी उसे बचपन में पिता की सिखाई एक बात याद आई, अगर एक बड़े हाथी को खाना हो तो कैसे खाओगे? थोड़ा थोड़ा करके। लिव ने ठान लिया कि वह दर्द को धीरे धीरे सहकर एक एक कदम बढ़ाएगी। सूरज की दिशा को देखकर वह नदी की तलाश में घिसटते हुए आगे बढ़ने लगी। रात को आसमान में चमकते तारों को देखकर उसने अपने पिता के आखिरी पलों को याद किया। अगली सुबह जब लिव दर्द से उठ भी नहीं पा रही थी, तब डैनी का साया उसके पास आया और उसका हौसला बढ़ाया। तुम एक बहादुर लड़की हो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, फिर मुझसे शादी भी तो करनी है। लिव ने रोते हुए डैनी को अपने पेट में पल रहे बच्चे का सच बता दिया। डैनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम उसका बहुत प्यारा नाम रखेंगे, पर पहले उस बहती नदी तक पहुंचो। आगे बढ़ते ही उसे दूर से एक भयानक दहाड़ती हुई नदी की आवाज सुनाई दी, पर वहां पहुंचते ही लिव का दिल टूट गया। सामने उफनती हुई विकराल नदी थी, जिसे पार करना मौत को दावत देना था। तभी पिता की आत्मा सामने आई और बोली, तुम्हारी माँ को कुदरत पसंद थी, पर उसने हमेशा आसान रास्ता चुना और भाग गई। तुमने हमेशा कठिन रास्ते चुने हैं। डरो मत, इस उफनती नदी में कूद जाओ और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। लिव ने माँ के लेटर्स को सीने से लगाया, एक बड़ा सा लकड़ी का तना पकड़ा और सीधे उस उफनती हुई खौफनाक नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव उसे पत्थरों से टकराता हुआ आगे बहा ले गया। डूबते उतारते हुए लिव के दिमाग में उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह घूम गई, प्लेन क्रैश से लेकर आग जलाने तक। बेहोशी के आगोश में जाते जाते उसने अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखा, जहां उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है और वह डैनी के साथ बेहद खुश है। उधर असल दुनिया में नदी के किनारे दो स्थानीय मछुआरों की नजर पानी में बहती
गिरती हुई लिव पर पड़ी। वे तुरंत उसे खींचकर किनारे ले आए। उन्होंने लिव को सीपीआर देना शुरू किया। काफी देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो उन्हें लगा कि लिव मर चुकी है, लेकिन तभी एन मौके पर लिव ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। लिव की जान बच चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।